जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के वक़्त 6 बजे शाम को आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। इस प्रोग्राम के फ़ॉर्मेट से आप बखूबी वाक़िफ़ हैं। कोशिश ये होती है, क्योंकि ये आप लोगों का प्रोग्राम है, जो सवालात आप मुझे भेजते हैं या जो टॉपिक आपके इंटरेस्ट के होते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। कोशिश ये होती है ज़्यादा से ज़्यादा सवालात या टॉपिक जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल किए हो जा सके। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये प्रोग्राम शॉर्ट दुरानिये का होता है, तो इसलिए अगर किसी का सवाल ना ले सकूँ तो इसका मतलब ये है कि वो सवाल जो है वो अगले प्रोग्राम में आप लोगों के लिए आपका शामिल किया जाए। इसलिए आप जो है वो बेफ़िक्र रहा करें और अपने सवालात जो हैं वो मेरे पास साथ जो हैं वो भेजते रहा करें। ठीक है जी? अ, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जो है वो जिन दोस्तों ने अभी हमें जॉइन किया है या मेरे पेज के ऊपर नए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो जो मेरा यूट्यूब चैनल है ज़ेडएमसी टीवी, उसको अगर वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली जो लॉ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आप तक ताख़ीर के बगैर आप तक पहुँच सकें और आप ना सिर्फ़ आप खुद बल्कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली जो है वो उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। ये प्रोग्राम करने का मकसद भी सिर्फ़ ये है कि अपना जो टाइट शेड्यूल है उसमें से वक़्त निकालना और फिर यहाँ बैठ के आप लोगों के सवालात का जवाब देना। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी जो अवाम है, हमारे जो लोग हैं, उनको सेवा है, उनकी खिदमत है, ताकि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले दे मस्ट अवेयर, उनको ये पता हो कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगर क्योंकि आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन ना हो, तो सम टाइम इतना मसाइल क्रिएट होते हैं कि फिर वो उसको हल करना मुश्किल हो जाता है। जी, बगैर किसी ताख़ीर के अपने पहले सवाल की तरफ जाते हैं। सवाल नहीं है, ये एक खैर नया केस लॉ आया है अभी अपर ट्रिब्यूनल का, तो मैंने सोचा ये डिस्क्लोजर्स के ऊपर है कि आपकी जो ऑफेंसेस हैं, क्रिमिनलिटी है, उसकी जो आपने डिस्क्लोज करना होता है, उसके ऊपर ये नेशनैलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर ये एक केस लॉ है। देखें, अब जितनी भी आप वैसे एप्लीकेशंस करते हैं, उसमें आपको सारा डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि जी आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, आपके अगेंस्ट कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट तो नहीं है, कोई आपका जो है वो टेररिज़्म के साथ आपका रिलेशन तो नहीं है, आपने किसी को ग्लोरी, ये सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। फिर उसमें ये भी पूछा जाता है कि कोई और भी ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप जो है यू आर नॉट अ पर्सन विद गुड करैक्टर, कि जिसकी वजह से आप एक अच्छे करैक्टर के मालिक नहीं हैं। तो वो भी आप ने ये जो है वो वहाँ पे डिस्क्लोज़ करना होता है। इसी तरीके से जो नेशनैलिटी की एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें एक जो बड़ी रिक्वायरमेंट है बाकी रिक्वायरमेंट के साथ-साथ, वो ये है कि यू आर अ पर्सन विद अ गुड करैक्टर, कि आप एक अच्छे किरदार के मालिक हैं। अब इस करैक्टर को जो है वो होम ऑफिस ने डिफाइन तो नहीं किया हुआ, कोर्ट के इसके अंदर बहुत सारे केसेस जो हैं वो मौजूद हैं और अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रिशन है कि वो जो करैक्टर है उसकी डेफिनिशन जो है वो क्या करती है। अब देखें, जैसे मसलन आपको अगर ड्रिंक ड्राइविंग में आप डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो ये भी आप डिस्क्लोज़ करेंगे और फिर जब तक ये रिहैबिलिटेशन पीरियड जो है वो पूरा नहीं होता, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते नेशनैलिटी के लिए। इसी तरीके से अगर आप ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस है और भी किस तरह के जो ऑफेंसेस हैं, वो तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें बतानी होती है जब आप एप्लीकेशन करते हैं। ये जो अभी रिसेंटली अपर ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया है, ये क्या है? ये ज़रा समझ लें आप लोगों के लिए कि ये ज़रूरी है, बहुत, बहुत ज़रूरी है कि एक शख्स जो है उसने एप्लीकेशन की नेशनैलिटी के लिए। अब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट एप्लीकेशन, यानी जब उसकी एप्लीकेशन अभी वहां पे पेंडिंग थी होम ऑफिस के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो कोई डिसीजन नहीं हुआ था, तो इस शख्स ने जो है वो क्राइम कमिट किया। ठीक है? और
फिर वो जो क्राइम कमिट किया है, वो होम ऑफिस को नहीं बताया, ठीक है? अब इवेंचुअली ये हुआ कि क्राइम हो गया है, ठीक है? उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है नेशनैलिटी की वो अप्रूव्ड हो गई और उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई। बाद में इस शख्स को जो है वो काफ़ी बड़ी सज़ा जो है वो हुई इम्प्रिजनमेंट की। तो होम ऑफिस ने उस क्रिमिनलिटी की वजह से जो है वो इसका जो ब्रिटिश पासपोर्ट है उसको रिवोक किया और उसके ऊपर ये फिर अपील में थी। तो अपील में कोर्ट ने ये हाइड किया कि देखें कि जब तक एप्लीकेशन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, उसके ऊपर डिसीजन नहीं हुआ, तो उस वक़्त भी अगर कोई ऐसी बात हो जाती है, तो एप्लीकेंट जो है वो ड्यूटी बाउंड है टू इन्फॉर्म होम ऑफिस, ठीक है? अगर ये डिस्क्लोज़ नहीं किया और उसके बाद पासपोर्ट आपका बन के आ गया या नेशनैलिटी का सर्टिफिकेट जो यानी वो ऑब्वियसली नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट पहले होता है, तो वो आपको आ गया। तो फिर होम ऑफिस जो है वो आपकी नेशनैलिटी को रिवोक कर सकता है इस बुनियाद पर कि देखें जनाब, आपने जब आप से ये क्राइम कमिट हुआ उस वक़्त आपकी एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे पेंडिंग थी। अभी हमने डिसीजन नहीं किया था, तो आप ड्यूटी बाउंड थे कि आप हमें चेंज इन सर्कमस्टांसेस या जो भी क्योंकि करैक्टर की बात है, तो आप बाउंड थे कि आप हमें बताते। लिहाज़ा इस एक्सक्यूज़ मी, लिहाज़ा इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने तमाम जो आपके ऑफेंसेस आपसे कमिट हुए हैं, चाहे वो स्पेंट भी हो चुके हैं, तो वो आपने डिस्क्लोज करने हैं। अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उसके फिर फ्यूचर में सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसा कि ये जो अभी केस आया है अपर ट्रिब्यूनल का 2022 में, यानी अभी रीसेंट केस है। तो ये फिर आपका, तो मैंने सोचा कि ये केस आप लोगों के सामने पेश कर दूं ताकि आप लोगों के ज़हन में हो, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको पता हो तो वो तो आप कर क्या रहे हैं। ठीक है जी? तो आई होप कि ये आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, दूसरा किसी ने फ़ोन किया था और पूछा था कि जी ये फैमिली लॉ से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि ये डिस्पेंस विद जो है ये क्या होता है और ये डिवोर्स का मैटर है जी, कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर कि वो जो हस्बैंड है उसने अभी जो है वो साइन करके एक्नॉलेजमेंट जो है उसको वापस नहीं भेजा। ठीक है? तो ये पहली बात तो ये समझ लें कि देखें कि जब आप जो हैं वो डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं तो फिर उसमें आपने रिस्पोंडेंट का नाम और उसका एड्रेस वगैरह जो है वो लिखना होता है। अब आप वो होता क्या है कि कोर्ट जो है वो आपके पिटीशन की एक कॉपी जो है अलोंग विद एक्नॉलेजमेंट एक फॉर्म होता है कि जिसमें आप रिस्पोंडेंट ने ये कंफर्म करना होता है कि उसको पिटीशन मिल गई है। यानी आपके पिटीशन की कॉपी अलोंग विद एक्नॉलेजमेंट का जो फॉर्म है वो रिस्पोंडेंट को जो आपने उसका एड्रेस प्रोवाइड किया होता है उसके ऊपर भेजना होता है। अब रिस्पोंडेंट जो है उसने वो फॉर्म जो है उसको फिल करके और उसमें बताएगा वो रिस्पोंडेंट के जी क्या उसने उस डिवोर्स को डिफेंड करना है या नहीं डिफेंड करना और बाकी चीजें जो है ये सारा फिल करके वो वापस कोर्ट को भेजेगा और उसके बाद कोर्ट जो है वो आगे इस पिटीशन को चलाएगी। अब अगर कोर्ट जो है उसने आपके पिटीशन की कॉपी और एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म जो है वो रिस्पोंडेंट को भेजा है, अब उसने साइन करके वापस कोर्ट को भेजा ही नहीं है वो एक्नॉलेजमेंट का फॉर्म, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि कोर्ट कोई फर्दर एक्शन उसके ऊपर नहीं लेगी। ठीक है, अनटिल कि देखें अगर तो आपको पता है कि आपका जो रिस्पोंडेंट है वो कहाँ रहता है, तो उसमें फिर आप क्या करेंगे कि उसमें आप प्रोसेस सर्वर के थ्रू उसको जो है वो सर्व करने की कोशिश करें पिटीशन जो है और उसके बाद जो है वो प्रोसेस सर्वर जो है वो अपनी रिपोर्ट बना के भेजिएगा। ठीक है? या फिर ये है कि अगर सपोज करो कि आपको उसके वेयर अबाउट्स का पता ही नहीं है कि वो गया कहाँ पे, तो ऐसी सूरत हाल में
उसको ट्रेस आउट करने के तमाम जो ज़राए हो सकते हैं, वो सारे आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके डॉक्टर का पता करें, एचएमआर रेवेन्यू का उसका रिकॉर्ड देखें, इस तरह से, और उसका तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस तरह से तो आप सारे चीज़ें जो हैं वो आपने करनी है। अगर किसी भी तरह से आपको उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहे, ठीक है, तो ऐसे सूरत-हाल में फिर आप एक एप्लीकेशन करेंगे फैमिली कोर्ट को कि देखें जनाब, हमारे पास जितने भी मुमकिना ज़राए थे, हमने वो इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन अब जो है वो हमें उसका कोई पता नहीं चल रहा। तो आप इस तरह करें कि डिस्पेंस विद का मतलब है हमें इससे एग्ज़ेम्प्ट कर दें कि हम इसके ऊपर सर्व करें, ठीक है? अगर कोर्ट जो है वो आपकी जो सारी रिक्वेस्ट है और जो आपने एविडेंस दी हुई है, उसको वो कन्विंस हो जाती है, तो वो फिर केस को आगे चला लेगी। ठीक है जी? ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट जो है वो आपको नई डायरेक्शंस दे दे, यानी आगे चलाने से पहले कि अच्छा नहीं आप ये काम भी करें, उसके बाद भी हम डिस्पेंस विद सर्विस जो है वो करेंगे। तो ये डिस्पेंस विद सर्विस होती है कि जी आप फिर कोर्ट से कहते हैं कि उस रिस्पोंडेंट का तो पता बिल्कुल नहीं चल रहा, ना हमने अपने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, तो अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि हम जो है वो केस को रोके रखें और फिर सारी उम्र जो है वो इस तरह से कहें। तो कोर्ट को आपको कन्विंस करना पड़ता है। तो ये फिर मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया। इसमें उनका जो फर्दर जो कहता है कि इसमें टाइम कितना लग सकता है। देखिए ये जो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो रिस्पोंडेंट है वो साइन करके वापस नहीं भेजता या फिर उसके वेयर अबाउट्स का ही पता नहीं है। तो उसमें जो है वो टाइम काफ़ी लग जाता है। सम तम सालों-साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करता है। अगर तो आपको ऑब्वियसली पता है और वो सिर्फ़ जानबूझ के फ्रस्ट्रेट करने के लिए रिस्पोंडेंट जो है वो साइन करके वापस नहीं भेज रहा, तो उसका तो तरीका मैंने आपको बता दिया है कि प्रोसेस सर्वर के थ्रू जो है वो आप उसको भेजेंगे और वो फिर प्रोसेस सर्वर जो है वो अपनी एक स्टेटमेंट बना के भेजेगा और वो फिर लग आप कोर्ट को भेजेंगे और उनसे कहेंगे कि आप डिग्री नसाई जो है वो उसकी एंटाइटलमेंट का सर्टिफिकेट इश्यू करें। तो ये लेकिन ये जो आपका आता है कि जिसके ऊपर टाइम कितना लग सकता है, इसके ऊपर टाइम लग सकता है, लेकिन आप काम को जारी रखें, रुके नहीं आप, ठीक है? अगर आपने सारे प्रोसेस जो है वो कर ली हैं, तो फिर भी आप जो है वो जाएँ अपने वकील साहब के पास और उनसे कहें कि फिर एप्लीकेशन करें, कोर्ट से कहें कि हमें सर्विस से डिस्पेंस विद करनी है। ठीक है जी? अच्छा जी, होप आई आंसर। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं जी। एक ये सवाल किसी साहब ने पूछा था कि जी उन्होंने प्रीवियसली जो है वो असाइलम क्लेम किया था, और जो है वो असाइलम जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था। लेकिन अब उनके सर्कमस्टांसेस जो हैं वो थोड़े चेंज हो गए हैं और अब उनके पास वो जो है वो अपने ब्रिटिश सिटीज़न पार्टनर के साथ जो है वो रह रहे हैं। तो अब उनके लिए क्या ऑप्शन है? क्या वो फर्दर सबमिशन करेंगे या वो एफएलआरएफपी की एप्लीकेशन करेंगे? देखिए 2 चीज़ें इसमें आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि एडवाइस तो होम ऑफिस की यही है कि अगर आप प्योरली फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ़ के ऊपर आप बेस कर रहे हैं अपने फर्दर सबमिशन को, तो फिर तो आप यानी वो एप्लीकेशन करें एफएलआरएफ की। ठीक है? यानी अगर सिर्फ़ आपकी ग्राउंड्स हैं कि जनाब अब मेरे पास पार्टनर है और मैं पार्टनर के साथ रह रहा हूँ, ब्रिटिश है, ये है, वो है, तो हमने अब फैमिली लाइफ़ एस्टेब्लिश कर ली है और इतने अरसे से मैं इस कंट्री में रह रहा हूँ या रह रही हूँ। तो ऐसी सूरत-हाल में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन है वो यही है कि आप एप्लीकेशन करें, पेड एप्लीकेशन करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अलोंग विद चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस आपको अभी भी अगर आपको आपके मुल्क में वापस भेजा जाए, तो वहाँ अभी भी आपकी लाइफ़ के लिए कोई थ्रेट्स मौजूद हैं, ठीक है? तो ऐसी सूरत-हाल में फिर आप जो है वो फर्दर सबमिशन ही करेंगे अंडर इमिग्रेशन रूल्स, क्योंकि आपने असाइलम पहले किया हुआ था। फर्दर सबमिशन का जो लॉ है वो ये है कि जी आपके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे चेंज हुए हैं या कोई ऐसी नई एविडेंस आ गई है जो कि पहली दफ़ा जब आपने अप्लाई किया था और होम ऑफिस ने आपको रिफ्यूज़ किया था, तो उस वक़्त वो एविडेंस या वो सर्कमस्टांसेस जो हैं वो होम ऑफिस के पास मौजूद नहीं थे। लिहाज़ा
ऐसी सूरत-ए-हाल में जो है वो फिर फर्दर सबमिशन हम उसको कहते हैं। तो अगर तो आप समझते हैं कि आपका जो वो लाइव थ्रेट है वो अभी भी मौजूद है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जो है वो फिर ऑब्वियसली आप फर्दर सबमिशन में ही जाएँगे। फर्दर सबमिशन में काफ़ी टाइम जो है वो आजकल होम ऑफिस लगा रहा है, इसलिए आप को थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, हौसला रखना पड़ेगा ताकि जो है उसमें सिर्फ़ एक ये चीज़ होती है कि ऑब्वियसली ये फर्दर सबमिशन होती है तो इसके ऊपर आपको जो आईएचएस की ये फीस और होम ऑफिस की फीस है वो नहीं देनी पड़ती। ठीक है, अगर आपने वैसे एफएलआर एफपी की एप्लीकेशन करनी है तो उसके लिए आप फिर आपको एनएचएस के लिए पैसे और फिर होम ऑफिस की फीस जो है वो देनी पड़ेगी या फिर अगर आप फीस देने के पोजीशन में नहीं है तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए पहले आपको फी वेवर के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो आई होप कि मैंने आपको जो है वो इसका जो है वो दे दिया है आंसर। अच्छा जी, अगला सवाल ये है कि कोई साहब हैं वो अभी कुछ वीक पहले जो है यूरोपियन नेशनल हैं, कुछ वीक पहले जो है वो यूके में आए हैं और वो अब कह रहे हैं जी कि क्या मैं अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम जो है वो एप्लीकेशन दे सकता हूँ कि नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो ये है कि नहीं दे सकते जनाब, क्योंकि आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस भी देख रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो फिर आप जैसा मैंने कहा कि ZMC टीवी यूट्यूब पे जाए, मेरे चैनल पे सारी चीजें जो है वहां मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये सवाल आया है तो मैंने इसलिए आपके साथ इसको शेयर करना जो है वो समझता हूँ कि जरूरी है। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि ब्रेक्सिट की जो डेडलाइन थी वो ये थी 31 दिसंबर 2020। ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि जो भी यूरोपियन नेशनल या उनके फैमिली मेंबर जो हैं वो इस कंट्री में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम। ठीक है, और उसके लिए फिर डेडलाइन जो थी वो 30 जून 2020 तक की जो है वो दी गई थी। ठीक है, तो उसमें था कि अगर आपको यहाँ रहते हुए 5 इयर्स हो गए हैं तो फिर आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करेंगे और होम ऑफिस आपको देगा, और अगर आपको लेस देन 5 इयर्स हुए हैं तो फिर आपको अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम जो है वो होम ऑफिस आपको लिमिटेड लीव टू रिमेन देगा। अब ये तो अगर अभी कोई आया है 2022 में तो उसके लिए ये जो है कानूनी तौर पर लॉ जो है वो उसको सपोर्ट नहीं करता और वो उसकी तरफ जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अब देखिए फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट हम अगर कह भी लें कि जी होम ऑफिस को हम एप्लीकेशन करें, क्योंकि लॉ में एक बारीक सा उन्होंने छोड़ी हुई थी बात के जिसमें उन्होंने कहा था अगर आप ये हमें बता दें कि आप उस पीरियड के दौरान ट्रेवल क्यों नहीं कर सके। ठीक है? कोई वजह थी ख़ास, आपका प्लान था, तो ऐसे सूरत-ए-हाल में फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर हो सकती है। तो अब ऑब्वियसली अगर तो कोई 2-4 महीने की बात होती तो फिर तो और बात थी, फिर आप किसी वजह से आप होम ऑफिस को ये रीज़न दे सकते हैं कि हाँ जी, मैं जनाब कोविड की वजह से या दीगर वजूहात की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर सका। तो अब अगर आप एप्लीकेशन करेंगे अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम और उसको ये करने की कोशिश भी करेंगे कि आप ट्रैवल नहीं कर सके, तो वो ये कहेंगे कि ठीक है 31 दिसंबर 2020 से लेके अब तो जो है वो जनवरी 2022 हो गया। तो फिर इतना अरसा आप क्या कर रहे थे? फिर आपने दोबारा क्यों नहीं की? तो ये है कि आप के लिए एप्लीकेशन का सक्सेस जो है वो मुझे पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन अगर आप समझते हैं आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न्स मौजूद हैं कि आप ट्रैवल नहीं कर सके डेडलाइन के हवाले से, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में फिर आप क्या कर सकते हैं कि फिर आप जो है वो एप्लीकेशन करके देख लें, लेकिन मैं शायद ये सजेस्ट एज़ अ लॉयर ये सजेस्ट ना करूँगा। ठीक है जी? अच्छा, ये अगला अच्छा आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन जी। अगला सवाल ये है, किसी ने पूछा है जी कि वो इस मुल्क में तकरीबन 15-16 साल से रह रहे हैं, अकेले हैं और कोई ऐसी टाइज नहीं है, तो उसके लिए क्या रेमेडी जो है वो अवेलेबल है? अच्छा देखें, ये लॉन्ग रेज़िडेंसी की जो कैटेगरीज़ हैं, उनमें आती है और इसको इमिग्रेशन रूल के अंदर जो पैराग्राफ है 276 एडीई वो इसको डील करता है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में
उसके अंदर लॉ क्या कहता है? उसके अंदर लॉ ये कहता है कि अगर आप की एज जो है वो 25 ईयर या अबव है, तो ऐसे सूरत-हाल में अगर आप 20 ईयर्स से इस कंट्री में रह रहे हैं विदाउट एनी एब्सेंट, ठीक है? तो उस सूरत में आप अपनी प्राइवेट लाइफ एस्टेब्लिश करेंगे और उस ग्राउंड्स के ऊपर आप जो है वो फिर एप्लीकेशन करेंगे। यानी उस ग्राउंड के ऊपर कि जी मुझे यहाँ रहते हुए मुसलसल यहाँ रहते हुए विदाउट एनी एब्सेंस मुझे 20 साल हो गए हैं और फिर मैं अपने अपनी क्योंकि प्राइवेट लाइफ यहाँ पे एस्टेब्लिश कर ली है, तो अब मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। एक तो ये है। अब क्योंकि इन्होंने कहा कि ये 15-16 साल से इस कंट्री में रह रहे हैं, तो ऑब्वियसली इस पैराग्राफ में, इस सब पैराग्राफ में तो ये नहीं आते, क्योंकि इनके अभी 20 नहीं हुए। हाँ, लेकिन इसी 276 एडी के एक और सब पैराग्राफ में ये कहते हैं कि अगर आपकी एज जो है अगेन 25 या उससे ऊपर है और आपको यूके में रहते हुए 20 साल से कम अरसा हुआ है, लेकिन ऐसे कंपेलिंग और कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस हैं कि अब आप वापस जाके अपने कंट्री में री इंटीग्रेट नहीं हो सकते, यानी आप रच बस नहीं सकते आप उस कंट्री में, तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। यानी एप्लीकेशन करने की का जवाब जो है वो 276 एडी में मौजूद है और आपको 276 एडी ही का हवाला देना पड़ेगा और उसमें फिर लेकिन आपको फिर साबित क्या करना, आपको साबित यही करना पड़ेगा कि देखें जनाब, इतने अरसे से रह रहा हूँ, अब वहाँ से तो मेरी सारी जो टाइज़ हैं अगर एरोड हो चुकी हैं। टाई से मुराद ये नहीं होता कि आपके वहाँ पे अगर कोई रिश्तेदार मौजूद हैं तो फिर इफ़ेक्टिव टाइज़, यानी अरसा हो गया किसी ने आपको फ़ोन नहीं किया, आपने भी उनको फ़ोन नहीं किया, कुछ पता नहीं है कि अगर कोई आपका बहन-भाई है तो वो किधर रहते हैं कि यानी जो इफ़ेक्टिव टाइज़ हैं वो नहीं। ठीक है जी? तो इफ़ेक्टिव टाइज़ अगर आपकी नहीं है और इतना अरसा यहाँ गुज़ारने के बाद अगर आप जो हैं वो वापस जाएँगे तो वो आपका यू विल फेस डिफ़िकल्टी, ये पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि आप तो 15-16 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हो सकता है आप जाएँ, तो वहाँ पे आपके रहने के लिए कोई जगह ना हो, आप होमलेस हो जाएँ। आपके पास इतनी कोई स्किल्स भी नहीं है कि आपको कोई वहाँ पे जॉब-शॉप जो है वो भी मिल जाए और इस वजह से आप जो है वो पॉवर्टी के ऊपर भी आ सकते हैं, यानी आपको खाने-पीने की जो अशिया है, वो मुयस्सर नहीं हो सकती। तो ये ह्यूमन डिग्रेडिंग का जो पहलू है, ये ऐसी सूरत-हाल में वहाँ आ सकता है। लिहाज़ा अगर आप ये साबित कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत-हाल में ये एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये जिस तरह से मैंने कहा है कि ये क्योंकि इसमें जो मार्जिन है सक्सेस का वो थोड़ा नैरो होता है, तो ऐसी सूरत-हाल में जो एप्लीकेशन होगी, वो बड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। और उसके साथ जो एविडेंस आपने फिर लगानी है, वो भी बड़ी एक तो ये है कि एस्टेब्लिश करेंगे कि आप इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं, नंबर 1। दूसरा फिर एस्टेब्लिश करेंगे कि जनाब अगर आप वापस जाएँगे तो रीइंटीग्रेट नहीं हो सकते और वहाँ पे आपके सर्कमस्टेंसेस कंपेलिंग और कंपैशनेट होंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, बीमार हो सकते हैं, इलाज के लिए वहाँ पे सहूलतें मौजूद नहीं है। ये सारी बातें जो हैं, वो आप करेंगे वहाँ पे तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है, वो सक्सेसफुल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। लेकिन इसमें और अभी याद रखें क्योंकि इसके साथ उनका ये सवाल था कि देखें अगर ये एप्लीकेशन मैं करता हूँ और ये एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज़ होती है तो क्या मुझे अपील का राइट जो है वो मिल जाएगा? देखिए, बात तो जिस तरह से इसलिए मैंने ये कहा है कि ये एप्लीकेशन आपको अच्छी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी और सारी ग्राउंड रूल्स के साथ तमाम एविडेंस जो है वो लगानी पड़ेंगी। ठीक है? तो ऐसे सूरत-हाल में अगर अच्छी एप्लीकेशन की हुई सारी एविडेंस मौजूद है, तो फिर अगर होम ऑफिस उसको रिफ्यूज़ करता है, तो फिर उसमें आपको अपील का राइट जो है वो मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ उसमें ये लिखते हैं कि जनाब मैं 15-16 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए, ठीक है? तो ऐसे सूरत-हाल में जो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो इस आपकी एप्लीकेशन सर्टिफ़ाई कर देगा। यानी वो कहेगा कि ये किस्म की बेस लाइफ एप्लीकेशन है, इसमें कोई मेरिट्स नहीं है जनाब इसलिए हम इसको रिफ्यूज़ करते हैं। तो अगर वो इसकी सर्टिफ़िकेशन कर देते हैं तो ऐसी सूरत-हाल में फिर आपको अपील का राइट नहीं मिलता। तो वो फिर आप अगेन अगर सर्टिफ़िकेशन हो जाए तो उसको अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि उसको फिर हम जनाब जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करेंगे तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसा नहीं है कि हाँ जी, एप्लीकेशन जो है वो मेरिट्स के बगैर है और आप उसको कह रहे हैं कि अच्छा जी अब जो है वो हम उसको करेंगे
जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करेंगे। भाई वो जब सर्टिफिकेशन ही होगी जुडिशियल रिव्यू में, तो फिर सिर्फ लॉ के पॉइंट की बात होती है, तो उसमें जो है वो ये आपकी बात जो है वो नहीं हो सकती। तो आई होप कि मैंने ये भी जवाब जो है वो दे दिया है। आज के इस प्रोग्राम में मेरी तरफ से इतना ही था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए जाएँ। आखिर में प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले अगेन जिन लोगों ने अभी मुझे जॉइन किया है, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो मेरा ज़ेडएमसी टीवी यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो आपके फ़ायदे के लिए है। और दूसरा ये है कि आप अपने सवालात जो हैं वो जब मुझे भेजें तो उसमें थोड़ी-सी डिटेल मुझे भेज दिया करें, ताकि फिर मुझे पता हो कि किस पॉइंट को मैंने ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करना है। वैसे तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी सवालात हों, थोड़े सवालों के जवाब दूँ, लेकिन इतना ज़रूर उसमें आपको स्टफ़ बता दूँ कि आपकी के अंदर कोई तशन्नुगी ना रहे, आपको उसका पूरा जवाब जो है वो मिल जाए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। टिल नेक्स्ट थर्सडे अपने भाई ज़ाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अपना अपने गिरदो-नवाह के लोगों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।